नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज की कहानी उत्तराखंड के देहरादून की है। देहरादून के पीठावाला चंद्रमणि इलाके में पूर्व प्रिंसिपल श्यामलाल राठौर अपनी बेटी निधि के साथ रहते थे। 2 फरवरी 2025 को उन्होंने बेटी से कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है और वे शाम तक वापस लौट आएंगे। बाद वे घर से निकल गए, लेकिन उस दिन वे शाम तक वापस नहीं लौटे। पहले तो उनकी बेटी को लगा कि शायद वे किसी जान पहचान वाले के यहाँ रुक गए होंगे, इसलिए उसने ज्यादा चिंता नहीं की। मगर जब 5 दिन बीत गए और उनका कोई पता नहीं चला, तो बेटी निधि राठौर को चिंता सताने लगी। पिछले 5 दिनों से निधि अपने पिता को लेकर बहुत बेचैन और परेशान थी। पिता की अचानक हुई गुमशुदगी से वह डर और घबराहट में थी। 7 फरवरी 2025 की सुबह जब निधि नींद से जागी तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी, अब क्या करें? पापा आखिर कहाँ चले गए होंगे? उसने अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ कॉल करके अपने पिता की जानकारी मांगी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। आखिरकार निधि राठौर ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर देहरादून की पटेल नगर कोतवाली में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोतवाली पटेल नगर के थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राणा ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत श्यामलाल की गुमशुदगी दर्ज कर ली और उनकी खोजबीन के आदेश भी तुरंत जारी कर दिए। बेटी निधि ने रिपोर्ट में बताया कि उनके पिताजी श्यामलाल 2 फरवरी को यह कहकर घर से निकले थे कि उन्हें कोई जरूरी काम है और वे अपनी स्प्लेंडर बाइक पर निकल गए थे। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। सबसे पहले श्यामलाल के मोबाइल की आखिरी लोकेशन की जांच गई, जो सिरमौर मार्ग पर मिली। उनके कॉल रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि वे गीता नाम की एक महिला से कई बार फोन पर बातचीत करते थे, जो सिरमौर इलाके में ही रहती थी। श्यामलाल की गुमशुदगी की जांच की जिम्मेदारी कोतवाली के एसएसआई योगेश दत्त को दी गई। उन्होंने इस केस के लिए अपने उच्च अधिकारियों सीओ अंकित कंडारी और एसपी सिटी प्रमोद कुमार से विधिवत जांच के आदेश प्राप्त कर लिए। इसके बाद पुलिस टीम ने श्यामलाल के बारे में सुराग पाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करना शुरू किया। फुटेज में श्यामलाल अपनी बाइक से कृष्णानगर चौक होते हुए सिरमौर रोड पर किशन नगर स्थित एक मकान की ओर जाते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उस मकान की जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह मकान गीता नाम की महिला का है। गीता का पहले पति से तलाक हो गया था और वह हिमांशु चौधरी नाम के अपने दूसरे पति के साथ रहती थी। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उस घर में कोई नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में हैरानी की बात यह रही कि जांच टीम को श्यामलाल के गीता के घर से बाहर निकलने की कोई भी तस्वीर या फुटेज नहीं मिली। पुलिस ने श्यामलाल के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा की तो यह पता चला कि उन्हें कई बार गीता के साथ देखा गया है। वह अक्सर गीता के घर मिलने जाया करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि गीता का मायका सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में है। जब पुलिस ने गीता और हिमांशु चौधरी के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि दोनों ने कुछ मोबाइल नंबरों पर लंबे समय तक बातचीत की थी। ये मोबाइल नंबर गीता के भाई अजय और हिमांशु के बहनोई धनराज के थे, जो देवबंद की कैलाश कॉलोनी में रहते थे। पुलिस टीम ने अजय और धनराज से पूछताछ करने का निर्णय लिया। इस जांच के लिए एसएसपी अजय सिंह ने एक विशेष टीम बनाई जिसमें कोतवाल प्रदीप सिंह राणा, एसएसआई योगेश दत्त, प्रभारी विनोद गोसाई, थानेदार विनोद राणा, कांस्टेबल आशीष शर्मा, विपिन और महिला कांस्टेबल मोनिका को शामिल किया गया। इसके बाद यह टीम अजय और धनराज को ढूंढने के लिए देवबंद रवाना हुई। देवबंद पहुंचने पर पुलिस को मुखबिर से अजय और धनराज की अहम सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए अजय और धनराज को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके पटेल नगर कोतवाली लाया गया, जहां उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में अजय कुमार ने बताया कि 2 फरवरी को उसकी बहन गीता ने उसे फोन किया और बताया कि उसने किसी की हत्या कर दी है और अब शव को ठिकाने लगाने में उनकी मदद चाहिए। यह सुनकर अजय ने अपने मित्र धनराज चावला को बुलाया और दोनों गीता के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शव के टुकड़े बोरे में रखे हुए थे। दोनों ने वह बोरा उठाया और 4 फरवरी को एक मिनी ट्रक के जरिए उसे देवबंद ले गए। वहां साखन गांव की नहर में रात के अंधेरे में शव को फेंक दिया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा देवबंद की साखन नहर में शव की तलाश के लिए अभियान चलाया गया, लेकिन गोताखोरों को शव के टुकड़े नहीं मिले। फिर अजय और धनराज को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 20 फरवरी 2025 को सहारनपुर में किसी व्यक्ति के शव के टुकड़े मिलने की खबर मीडिया के जरिए देहरादून पुलिस तक पहुंची तो कोतवाल श्यामलाल की बेटी को साथ लेकर सहारनपुर पहुंचे।
वहां श्यामलाल की बेटी निधि ने उन टुकड़ों को देखकर अपने पिता के रूप में पहचान की। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। उस समय तक हिमांशु और गीता पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए थे। पुलिस के साइबर सेल ने उनके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जानकारी दी कि वे दोनों मुंबई में हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तब तक वे वहां से भाग चुके थे। इसके बाद उनकी लोकेशन जयपुर में मिलने लगी। पुलिस जब जयपुर पहुंची तब तक वे प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच चुके थे। वहां लगातार 4 दिन तक उनके मोबाइल की लोकेशन मिली, लेकिन भारी भीड़ के कारण पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी। गीता और हिमांशु लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे और इस कारण पुलिस ने उन दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने पर पता चला कि 24 फरवरी 2025 को वे अमृतसर पंजाब में थे और वहां वे ट्रेन से आए थे। इसके बाद उनकी लोकेशन अमृतसर के प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल के पास पाई गई और वे वहीं रुक गए थे। अंत में 26 फरवरी 2025 की रात को पुलिस को उनकी तलाश में सफलता मिली और गीता व हिमांशु को अमृतसर से हिरासत में ले लिया गया। बाद में उन्हें देहरादून लाया गया। पुलिस को गीता और हिमांशु की सारी योजना और हरकतों की जानकारी पहले से गिरफ्तार अजय कुमार और धनराज से पहले ही मिल चुकी थी। पूछताछ के दौरान गीता ने भी पुलिस के सामने सारी सच्चाई साफ साफ बयान कर दी। गहराई से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वह काफी चौंकाने वाली थी, जिसने वहां मौजूद पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को और विस्तार से जानते हैं। उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें और अंत में इस वीडियो के बारे में अपना विचार भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रिंसिपल श्यामलाल राठौर की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी बेटी निधि उनके साथ ही रहती थी। श्यामलाल चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े, लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु 20 साल पहले ही हो चुकी थी। इसलिए वह किसी ऐसी औरत की तलाश में थे जो उनको बेटा दे सके। उनकी तलाश गीता पर आकर रुकी। श्यामलाल ने इस काम के लिए गीता को 20 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया था। पुलिस पूछताछ में गीता ने यह भी खुलासा किया कि वह पिछले 12 सालों से श्यामलाल के साथ अवैध संबंधों में थी। श्यामलाल हर महीने उससे लेकर लाख तक खर्च के लिए देता था। दोनों की मुलाकात एक सामाजिक संस्था में हुई थी जिसे श्यामलाल चलाते थे। वहीं से उनके बीच नजदीकियां बढ़ी। उसके बाद 7 महीने पहले गीता की मुलाकात हिमांशु चौधरी से हुई, जो देहरादून के एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद मई 2024 में हिमांशु ने गीता के साथ मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। गीता की एक प्यारी सी बेटी भी थी जो उसके पहले पति से थी। गीता ने अपने पहले पति से लगभग 3 साल पहले संबंध तोड़ दिए थे। अब वह हिमांशु और अपनी बेटी के साथ देहरादून के किशन नगर इलाके में सिरमौर मार्ग पर रहने लगी थी। कुछ ही समय बाद हिमांशु को यह भी पता चल गया कि गीता के किसी और पुरुष के साथ भी अवैध संबंध हैं, लेकिन उसने इसका विरोध करने के बजाय उससे फायदा उठाने के बारे में सोचने लगा। गीता और हिमांशु को यह अंदाजा हो गया था कि श्यामलाल के पास काफी धन दौलत है। इसी लालच में गीता और हिमांशु ने मिलकर श्यामलाल को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। असल बात यह थी कि हिमांशु अपनी मेडिकल की पढ़ाई का पूरा खर्च खुद नहीं उठा पा रहा था। वह पहले भी कई बार एग्जाम में फेल हो चुका था, जिससे उसका आत्मविश्वास और स्थिति दोनों बिगड़ गए थे। दूसरी तरफ गीता से शादी करने के बाद उस पर घरेलू खर्च भी आ गया था, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। उसे अब भी कॉलेज की फीस भरनी थी ताकि वह पढ़ाई जारी रख सके, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह यह खर्च संभाल सके। हिमांशु को यह पूरी तरह पता चल गया था कि गीता और बुजुर्ग श्यामलाल के बीच केवल जान पहचान नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चल रहा नाजायज रिश्ता है। शायद यही रिश्ता गीता के पहले पति से अलग होने की एक बड़ी वजह रही होगी, क्योंकि उस समय भी गीता का झुकाव श्यामलाल की तरफ ही था। हिमांशु को जब यह सब मालूम हुआ तो उसने गीता के इस गैर कानूनी संबंध का विरोध करने की जगह इसे एक मौके की तरह देखा और सोचने लगा कि इसका फायदा उठाकर वह अपनी आर्थिक दिक्कतें दूर कर सकता है। फिर उसके दिमाग में यह योजना आई कि वह कैसे श्यामलाल को ब्लैकमेल कर पैसे वसूल कर सकता है। उन्होंने श्यामलाल की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उससे पैसे ऐंठने का प्लान तैयार किया। इस विचार को उसने गीता को भी बताया और हैरानी की बात यह थी कि गीता भी तुरंत इसके लिए तैयार हो गई। तय योजना के अनुसार गीता ने 2 फरवरी 2025 को श्यामलाल को फोन मिलाया और प्यार भरे अंदाज में बोली कि कहाँ हो तुम? कई दिन हो गए तुम्हें देखे बिना। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हिमांशु से शादी के बाद गीता का श्यामलाल से मिलना जुलना बहुत कम हो गया था।
जिससे श्यामलाल परेशान हो गया था। वह बार बार गीता पर मिलने के लिए दबाव बनाने लगा था। जब गीता ने खुद मिलने की इच्छा जताई तो श्यामलाल काफी खुश हुआ। उसने चहकते हुए कहा, अरे वाह, क्या बात है। मैं भी तुम्हें ही याद कर रहा था गीता। सोच रहा था कि इस वैलेंटाइन डे पर तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट दूं जो तुम्हारे दिल को छू जाए। श्यामलाल की आवाज सुनकर गीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह खिलखिलाते हुए और शरारती अंदाज में बोली, तो फिर आज ही आ जाओ ना। तुम्हें अपनी पसंद भी बता दूंगी और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो आता हूं, लेकिन बाद में मुकर मत जाना। गीता ने बड़ी ही सजीली और रोमांटिक लहजे में कहा, आओ तो सही, आज की पूरी रात बस तुम्हारे नाम है। पति को तो मैंने हॉस्टल भेज दिया है। श्यामलाल की आवाज में भी अब प्यार और जोश का रंग घुल गया था। वो बोला, तो बताओ कुछ खाने पीने के लिए क्या ले आऊं? गीता मुस्कुराकर बोली, तुम्हें तो पता है मेरी पसंद का ब्रांड कौन सा है, वो लेते आना। बाकी नॉनवेज मैं यहीं बना लूंगी। इस तरह से दोनों के बीच देर तक मीठी मीठी और रोमांटिक बातें होती रहीं। हालांकि दोनों की उम्र में अच्छा खासा अंतर था। गीता अभी भी एक खिला हुआ गुलाब लगती थी, जबकि श्यामलाल अब उम्र की ढलान पर थे। लेकिन उनके दिल में जवानी जैसा जोश अभी भी जिंदा था। आज गीता ने फोन पर जो सजीली और मोहक बातें की थीं, वह श्यामलाल को बहुत समय बाद सुनने को मिली थी। इसीलिए उनके दिल में फिर से जवानी की घंटियां बजने लगी थी और तन में एक खास तरह की सिहरन सी दौड़ गई थी, क्योंकि आज उन्हें खुलकर प्रेम का निमंत्रण मिल गया था। गीता ने अपने 12 साल पुराने प्रेमी श्यामलाल राठौर को सिरमौर मार्ग स्थित अपने घर बुलाया था। श्यामलाल एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे जिन्हें मोहल्ले में लोग आदर से गुरुजी कहकर पुकारते थे। जब श्यामलाल गीता के घर पहुंचा तो गीता ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, लेकिन उस कमरे में पहले से ही हिमांशु चौधरी एक कोने में छिपा हुआ था। असल में उसकी योजना थी कि जैसे ही गीता और श्यामलाल साथ में आए, वह उनकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। बाद में उसी वीडियो की मदद से वे दोनों मिलकर श्यामलाल को ब्लैकमेल करेंगे और उससे मोटी रकम वसूलेंगे। गीता और श्यामलाल जैसे ही कमरे में आए और एक साथ हुए, तभी श्यामलाल को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उन्हें यह आभास हो गया कि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति छिपा हुआ है। उन्हें अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ, इसलिए वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनते ही गीता और कमरे में छिपे हिमांशु ने मिलकर श्यामलाल का मुंह दबा दिया ताकि वह चिल्ला ना सके। इसके बाद दोनों ने मिलकर श्यामलाल के हाथ पैर पकड़े और उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। दोनों डर गए थे कि कहीं श्यामलाल सब कुछ सच न बता दे, इसलिए उन्होंने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद घबराए गीता और हिमांशु ने श्यामलाल के शव को कमरे के अंदर ही बिस्तर के नीचे छिपा दिया। हिमांशु चौधरी एमबीबीएस का छात्र था और मेडिकल के चौथे साल में पढ़ाई कर रहा था। उसने गीता को यह बताया था कि वह काफी समय तक सर्जरी विभाग में रह चुका है, इसीलिए उसे अच्छी तरह पता है कि अगर शव को 24 घंटे बाद काटा जाए तो उससे खून नहीं निकलता है। इसी वजह से दोनों ने एक दिन इंतजार करने का फैसला किया। 3 फरवरी 2025 की रात को योजना के अनुसार हिमांशु ने रसोई घर घर में रखे चाकू से शव को टुकड़ों में काटना शुरू किया। पहले दोनों हाथ काटे गए, फिर दोनों पैर और अंत में सिर काटकर उसे एक प्लास्टिक बैग में बांध दिया गया। उसके बाद दोनों ने अजय और धनराज को कॉल करके बुलाया, जिन्होंने वहां से शव को ले जाकर साखन गांव की नहर में रात के अंधेरे में फेंक दिया। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि श्यामलाल, गीता और हिमांशु तीनों अपनी अपनी जरूरतें पूरी करने के इरादे से एक दूसरे के नजदीक आए थे। श्यामलाल जहां एक संतान, खासकर बेटे की चाह रखता था, वहीं गीता उससे पैसे निकलवाना चाहती थी। दूसरी ओर हिमांशु आर्थिक रूप से तंगहाल था और वह गीता के जरिए अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता था। गीता पहले एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन एक बेटी के जन्म के बाद उसने काम करना बंद कर दिया था। उसके खर्चे श्यामलाल ही उठाते थे। गीता को पता था कि श्यामलाल ही उसकी पैसों की जरूरतें पूरी कर सकता है, इसलिए वह लगातार उससे पैसे लेती रही। हत्या के बाद जब पुलिस ने श्यामलाल के मोबाइल और बैंक खातों की जांच की, तो यह बात सामने आई कि उसके बैंक खातों में कुछ भी नहीं बचा था, यानी सब खाली हो चुके थे। साथ ही पुलिस को यह भी पता चला कि गीता उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी। अब सवाल यह था कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा श्यामलाल का है या हिमांशु का। इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुलिस ने मेडिकल जांच कराने की योजना बनाई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गीता अब तक श्यामलाल से 11 लाख से ज्यादा की रकम ले चुकी थी। वहीं श्यामलाल के नाम पर देहरादून में करोड़ों की जमीन भी थी। श्यामलाल की हत्या के बाद गीता वो तीनाइश हुई थी। यहाँ नदाय रम्यजीन हिमांशु को श्यामलाल के धन से वांछित होना पड़ा, जिससे उन्हें काफी पछतावा।
पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर गीता और हिमांशु के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। उसके बाद दोनों कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।